अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाड़ा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का अमल किस तरह रेगुलेट होता है, यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो ग्लाइकोलिसिस का अमल होता है उसके अंदर जो भी प्रोसेसेस होते हैं वो रिवर्सिबल हो सकते हैं एक्सेप्ट इन 3 एंजाइम से कैरी किए हुए प्रोसेसेस। तो ये 3 एंजाइम है, हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंड पायरुवेट काइनेज। ठीक है, तो जो भी रिएक्शंस इन 3 एंजाइम से निकलेंगे, ठीक है, वो जो होंगे वो इरिवर्सिबल होंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज वो एंजाइम है जो फॉस्फेट ऐड करवाता है ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, ऐड फॉस्फेट टू ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के अंदर ये एंजाइम जो है वो फॉस्फेट ऐड करवाता है, लेकिन इसका इनहिबिटर क्या है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो फॉस्फेट ऐड करवाता है ये हेक्सोकाइनेज ही, ग्लूकोज के 6वें कार्बन पे फॉस्फेट ऐड करवा के ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है, और वही प्रोडक्ट जो वो बनाता है वही इसका इनहिबिटर है। तो इस प्रोसेस को जो हम क्या कहते हैं, ये प्रोडक्ट इनहिबिशन होती है। हेक्सोकाइनेज की प्रोडक्ट इनहिबिशन होती है। तो प्रोडक्ट इनहिबिशन इसी का ही प्रोडक्ट करवाता है, इसीलिए इसको हम प्रोडक्ट इनहिबिशन कहते हैं ना। तो इसका प्रोडक्ट जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है हेक्सोकाइनेज का, यही प्रोडक्ट इसकी इनहिबिशन करवाता है। प्रोडक्ट इनहिबिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एंजाइम का अपना ही प्रोडक्ट जाके उसकी एक्टिव साइट के साथ जाके अटैच कर देता है, हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका अपना ही जो प्रोडक्ट है वही एक शैतानी दिखाता है और उसकी एक्टिव साइट के साथ जाके अटैच हो गए वहाँ पे इनहिबिशन काज कर देता है। ठीक है, ये क्यों करता है इस तरह? क्योंकि जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा होता है, हेक्सोकाइनेज ने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाई जाना है फॉस्फेट ऐड करवाते हुए, लेकिन एक ऐसा टाइम आना है जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की अकमुलेशन होना शुरू करनी है। उसने बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से भी ज़्यादा हद तक जो होना है वो इकट्ठा होना शुरू करना है। तो एज वी नो दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो जब अकमुलेशन इसकी होनी शुरू हो जानी है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की, बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाना है, तो फिर क्या होगा, उसी में से जो फॉस्फेट होगा उसने क्या करना है, उसने सोचना है कि जो इतनी एनर्जी जो बन रही है जब ज़रूरत ही नहीं है तो वो नुकसान दे रही है, तो इसने चुपचाप जो होना है वो जाके हेक्सोकाइनेज के साथ जाके अटैच हो जाना है। ठीक है, तो जब इसने इसका जाके अटैच होना है तो इसकी इनहिबिशन हो जानी है एक्टिविटी की, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट इनहिबिशन प्रोसेस। ठीक है, तो इसके लिए इनहिबिटर इसका अपना ही प्रोडक्ट होता है हेक्सोकाइनेज का। तो ये तो एक सिंपल सी चीज थी। दूसरा हम एंजाइम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस में, वो होगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो हमें फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज वर्ड से ही पता चल रहा है कि फ्रक्टोज के अंदर फॉस्फेट ऐड करवाया रहता है। काइनेज का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ फॉस्फेट। ठीक है ना, काइनेज एंजाइम फॉस्फेट ही ऐड करवाता होता है, और जो फॉस्फो है तो उससे तो पता ही चल रहा है कि फॉस्फेट है। फ्रक्टो मतलब फ्रक्टोज में ऐड हो रहा है फॉस्फेट। ठीक है, तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो इसके जो हम मल्टीपल जो होते हैं इसके एक्टिवेटर्स होते हैं, मल्टीपल इसके इनहिबिटर होते हैं। तो एज यू नो दैट ऐसा एंजाइम जिसके इनहिबिटर और एक्टिवेटर्स ज़्यादा हों उसको हम कहते हैं कि वो है एलोस्टेरिक एंजाइम। ठीक है, एलोस्टेरिक एंजाइम वो होता है जिसके अंदर एक से ज़्यादा एक्टिव साइट होती है, एडिशनल एक्टिव साइट होती है। तो इसके अगर हम एक्टिवेटर्स की बात करें तो वो कौन कौन से हैं? इंसुलिन, एडीपी, एएमपी, और इनहिबिटर ग्लूकागोन और एटीपी। ठीक है, एटीपी तो इनहिबिटर एक है ना कि जाहिर सी बात है, जब आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो एटीपी जब पहले से ही मौजूद है तो क्यों कोई सेल जो है वो रेस्पिरेशन करेगा, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करेगा? क्योंकि एटीपी मौजूद है तो वहाँ पे जो है वो प्रोसेस इनहिबिट कर दिया जाता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की एक्टिविटी खत्म हो जाती है एटीपी की प्रेजेंस से। तो हम बात करेंगे कि फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एक बाई फंक्शनल एंजाइम है, क्योंकि ये क्या करवाता है, ये डिग्रेडेशन करवा सकता है, ये फॉस्फोराइलेशन। तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एक बाई फंक्शनल एंजाइम है। तो ये क्या करवाता है, ये एक ही टाइम में काइनेज की तरह एक्ट कर सकता है, दूसरे टाइम में, एक टाइम में किसकी तरह एक्ट करेगा, काइनेज, और फॉस्फेट ऐड करवा देगा, और दूसरे टाइम में ये एक्ट करेगा फॉस्फाटेज, फॉस्फाटेज की तरह, और क्या करवा देगा, फॉस्फेट को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो ये बाईफंक्शनल एंजाइम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। एक टाइम में काइनेज एडिशन करवा देगा फॉस्फेट की, दूसरे टाइम में फॉस्फेटेज रिमूव करवा देगा फॉस्फेट को। तो जो इसकी एक्टिविटी है ना इस बाईफंक्शनल एंजाइम की, वो कंट्रोल करता है साइक्लिक एएमपी, जिसको हम कैंप भी कहते हैं। तो इसको इसने कंट्रोल, तो इसकी एक्टिविटी को इसने कंट्रोल करना है कैंप ने। ठीक है, अगर तो कैंप नहीं पाई जाएगी प्रोटीन, इसकी एब्सेंस होगी, तो क्या होगा, यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन हो जाएगी।
तो फॉस्फोरिलेशन क्या है, फॉस्फेट की एडिशन हो जाएगी। जो ये इंजाइम है बायोफंक्शनल इंजाइम भी काइनेज इंजाइम की तरह एक्ट करेगा, जिसको हम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज इंजाइम का नाम देते हैं। और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर फॉस्फेट का एक और मॉलिक्यूल ऐड करवा के इसको चेंज कर देगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर। लेकिन अगर कैम्प प्रोटीन जो है इसकी प्रेजेंस होगी, ये पाई जाएगी, पॉजिटिव का मतलब है ये प्रेजेंट है। अगर कैम्प प्रोटीन पाई जाएगी तो जो है बाईफंक्शनल इंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज बाईफंक्शनल इंजाइम ये एक्ट करेगा एज फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेटेज। तो फॉस्फेटेज इंजाइम का आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये फॉस्फेट की रिमूवल करवाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो फर्स्ट फॉस्फेट है इसको रिमूव करवा दिया जाएगा और ये चेंज हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। तो सिंथेसिस और डिग्रेडेशन ऑफ दिस बाईफंक्शनल एंजाइम इज कैरिड आउट बाय दिस साइक्लिक एएमपी, ठीक है। तो इस साइक्लिक एएमपी ने इसको कंट्रोल करना है। तो अगर एएमपी साइक्लिक एएमपी पाई जाएगी तो ये क्या होगा, ये एक्ट करेगा फॉस्फेटेज की तरह एंजाइम और फॉस्फेट को जो कार्बन नंबर 1 है ना फ्रक्टोज का, उसमें से फॉस्फेट को रिमूव करवा के फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना देगा। और अगर ये साइक्लिक एएमपी नहीं मौजूद होगी तो ये काइनेज एंजाइम की तरह एक्ट करेगा और कार्बन नंबर 1 का जो फ्रक्टोज है वहाँ पे फॉस्फेट को ऐड करवा के फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना देगा, ठीक है। तो उसके बाद हम तीसरे एंजाइम की अगर बात करें तो वो है पायरुवेट काइनेज एंजाइम। तो पायरुवेट काइनेज एंजाइम का काम क्या है, इसने जो है वो पायरुवेट जो होता है वहाँ पे एक काइनेज का मतलब फॉस्फेट को ऐड करवाना है। तो पायरुवेट के ऊपर फॉस्फेट को ऐड करवाने का इसका काम है, ठीक है। तो इसकी जो एक्टिविटी है, इसके एक्टिवेटर्स कौन कौन से हैं, इंसुलिन है। और इसके जो इनहिबिटर्स कौन कौन से हैं, ग्लूकागोन है, साइक्लिक एएमपी है और एटीपी है, ठीक है। तो ग्लूकागोन ने क्या करना है, उसने कंट्रोल करना है इस कैंप को, साइक्लिक एएमपी की एक्टिविटी को, और कैंप ने आगे प्रोटीन काइनेज की एक्टिविटी को जो है वो रेगुलेट करना है। और अगर प्रोटीन काइनेज है पाई जाएगी तो क्या होगा कि पायरुवेट काइनेज जो होगा वो उसके ऊपर एक फॉस्फेट लग जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप एक चीज़ को बड़े गौर से देखोगे ना, यहाँ पे जब कैंप पाई जाती थी ना तो फॉस्फेट रिमूव हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो कैंप पाई जाती है यहाँ पे फॉस्फेट ऐड हो रहा है। लेकिन जब फॉस्फेट ऐड होता है ये इनएक्टिव फॉर्म बन जाती है पायरुवेट की। यहाँ पे फॉस्फेट जब रिमूव होता था तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाता था, ठीक है, जो कि आगे ग्लाइकोलाइसिस जो है उसको इनहिबिट हो रहता है प्रोसेस, क्योंकि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की नहीं जरूरत, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट की जरूरत है, जिसने आगे कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट्स के अंदर, दो प्रोडक्ट्स के अंदर, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें पायरुवेट काइनेज जो है अगर उसके ऊपर फॉस्फेट लगा है तो वो इनएक्टिव फॉर्म है। अगर एक्टिव फॉर्म चाहिए हमें तो वो हमें अकेले पायरुवेट काइनेज चाहिए विदाउट एनी फॉस्फेट। तो जब भी ग्लूकागोन ने साइक्लिक एएमपी को एक्टिव करना है, साइक्लिक एएमपी ने प्रोटीन काइनेज को एक्टिव करना है, प्रोटीन काइनेज ने आगे क्या करना है, उसने एटीपी को एडीपी के अंदर तोड़ के क्या करेगा, पायरुवेट काइनेज को चेंज कर देना है। पायरुवेट काइनेज और ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप लगाया जो इसकी इनएक्टिव फॉर्म कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। और अगर जो है वो कैंप नहीं है मौजूद तो यही फॉस्फेट यहाँ से रिमूव होगा, पायरुवेट काइनेज जिसके ऊपर फॉस्फेट लगा है उसने सिंपल पायरुवेट काइनेज के अंदर कन्वर्ट हो जाना है और यहाँ पे जो आगे प्रोसेस है वो चल जाना है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको इसकी समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।